नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा। मैं हूं आस्था। सितंबर का महीना नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के नाम से मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व न ही सिर्फ बच्चों के विकास में लाभदायक होते हैं बल्कि इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें 1 से 10 साल तक के बच्चों की, तो उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, भागने दौड़ने के दिन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो खाने की जो डाइट है या जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग होगी। तो आज इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत से प्रश्न हैं जो कि आज हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो उत्तर देंगी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वीनू सांगवान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, जो कि नोडल ऑफिसर भी हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर में। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार मैडम। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है न्यूट्रिएंट्स का, और ये बच्चों को विकसित होने में किस तरह लाभदायक होते हैं। धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक केमिकल्स होते हैं एक्चुअली, जो कि जब हम खाना खाते हैं उनसे हमें मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एनर्जी क्या होता है कि जब हमने कोई भी काम करना है तो हमें ताकत चाहिए होती है उस काम को करने के लिए। तो बच्चों के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी। उसके अलावा प्रोटीन का क्या काम होता है कि जब मान लो बच्चे का हाइट बढ़ती है, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो कोई टूट फूट हो जाती है, उसको जैसे आपने देखा होगा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो उसमें प्रोटीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमें दूध से मिलती हैं, अनाज से मिलती हैं, दालों से मिलती हैं, अंडा जो है, दूध तो अपने आप में कंप्लीट फूड भी हम उसको बोलते हैं। तो जैसे एनर्जी हो गया, प्रोटीन है। उसके अलावा विटामिन, मिनरल, वाटर, डाइटरी फाइबर जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि हम लोग कई बार पानी पीने के पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी तकरीबन मैक्सिमम जो हमारी कॉम्पोजिशन है हमारी बॉडी की वो पानी ही है। अगर बच्चा है, मान लो किसी को ख़ास तौर से मान लो उसको डायरिया हो गया, तो हम ये डरते हैं कि उसको कुछ ना दें, कोई तरल पदार्थ ना दें या कुछ खाने को ना दें, क्योंकि फिर उसको फिर से लूज़ मोशंस लग जाएंगे। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लो बच्चे को इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसका खाना नहीं, उसको बिल्कुल ईजीली डाइजेस्टिबल जो खाना होता है ना वो देना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स में ये पानी का रोल हो गया, एनर्जी है, प्रोटीन है, फैट होता है जो कि हमें मिलता है, घी जो देसी घी जो होता है उसमें भी फ़ैट होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ख़ास तौर से काजू हो गया उसमें भी फ़ैट होता है। जैसे मूंगफली है, इतना महंगा भी नहीं आता है मूंगफली, तिल। अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम का उनको बोलते हैं एक तरीके से वरदान ही है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो मूंगफली, तिल सस्ते होते हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट ऑयल्स भी होते हैं और उसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे उसके अलावा जैसे शुगर है, शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट फूड आइटम है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एनर्जी देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो तकरीबन 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है पर 100 ग्राम, ऐसे ही प्रोटीन भी 4 देता है। फैट जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है पर ग्राम। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है तीनों, प्रोटीन, एनर्जी, वाइटामिन्स, मिनरल्स। जैसे वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, विटामिन सी है, और जितनी भी विटामिन्स हैं इनका अपना अपना अलग अलग बॉडी में फंक्शन होता है। जैसे ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम आ जाती है कई बार बच्चों के अंदर, ये उन बच्चों में आती है जो कि क्योंकि बच्चों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। जब बच्चा जैसे पैदा होने के बाद 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, जैसे जैसे बच्चों का BMR ज़्यादा होता है अडल्ट्स के कंपैरिजन में, तो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। अगर हम उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर फैट नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ विटामिन्स की भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे 6 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर से, वो अगर उनको ठीक से अगर हमें न्यूट्रिएंट्स ना दें
तो उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी हाइट रुक जाती है, अंधे भी हो सकते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है आइज़ में। तो जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो मसूड़ों में जैसे देखा होगा खून आने लगता है, तो वो भी एक इसलिए इट इज़ वेरी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें। जी बिल्कुल, मतलब हमें जो प्रोटीन या कैल्शियम या इस तरह की चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली उनको एक बैलेंस्ड वे में देना चाहिए। और आपने बताया कि बच्चों के जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो एडल्ट्स से अलग होती हैं, तो हाँ जी। इसका क्या रीज़न है? देखिए, अडल्ट्स की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती हैं वो बेसिकली हमें मेंटेनेंस के लिए चाहिए खाली। अब जैसे मान लीजिए 20 साल का जो है एक महिला है या पुरुष है, एक बच्चा है मान लो 4 साल का, 2 साल का, 6 महीने का बच्चा है, वो कितनी तेज़ी से ग्रो करता है। बच्चों का बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं, बीएमआर ज़्यादा होता है, उन बच्चों ने तो वेट गेन करना है, हाइट गेन करनी है। अडल्ट आदमी जब हो जाता है तो उसको सिर्फ अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन बच्चों को मेंटेनेंस प्लस ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। तो जो बच्चों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उनका पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जब हम देखते हैं, दे आर मोर, वो ज़्यादा होते हैं जो अडल्ट्स के कंपैरिजन में। जी, और एक और ट्रेंड निकल कर आ रहा है कि जो सिटीज़ में रहते हैं, शहर में बच्चे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड हो गया या बाहर से ऑर्डर कर लिया, तो इस तरह का खाना खाते हैं। और प्रोसेस्ड खाना जैसे चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गई, ये सब खाने के उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये खाना। और ये देखा जाता है कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं वो भी इस चीज़ में, मतलब इन खानों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी पसंद करते हैं कि हम भी चिप्स या नमकीन खाएं। तो ये उनकी जो हेल्थ है उस पर क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है? देखिए, अगर बच्चा मान लीजिए कभी कभी अगर ये खाना खाता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वो दूध नहीं पीना चाहता, फल नहीं खा रहा, सब्जी नहीं खा रहा, और फिर उसने अपनी पूरी डाइट ही अगर जंक फूड से रिप्लेस कर ली है, तो ये लॉन्ग रन में जाके, अभी जब जैसे छोटा बच्चा होता है तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब वो बड़ा होगा, अडल्टहुड वाली स्टेज में आएगा, तो बॉडी में उसको काफ़ी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें अगर कोई मदर को देखना चाहिए कि अपने बच्चों को वंस अ व्हाइल, ठीक है बच्चा डिमांड करता है, लेकिन ये एज हैबिचुअल ना हो। हैबिचुअल जिन बच्चों में हो जाती हैं उनमें ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और क्योंकि इनमें है क्या, सिर्फ एनर्जी तो है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाएगा मान लीजिए, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, या खाली मान लो शुगरी ड्रिंक्स ही अगर बच्चा ले रहा है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जा रहा है उसकी बॉडी में, तो जो बैलेंस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए वो नहीं जा रहे हैं। तो उसकी जो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स अगर उसको नहीं मिलेंगे, और मान लीजिए कि बच्चा अगर खेल कूद भी मे बी अगर नहीं कर रहा है, तो एक्सेस ऑफ कैलोरी इनटेक अगर हो गया, और वो भी सिर्फ कैलोरी इनटेक हो रहा है, कोई प्रोटीन नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो वो बच्चे को ओबेसिटी, ओवरवेट की तरफ लेके जाएगा। बच्चा जो है लेथार्जिक हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, और फिर बड़ा होने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, क्योंकि जो फाउंडेशन, जो आपकी न्यूट्रिशनल फाउंडेशन जो बच्चे की बननी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द लाइफ स्टेज, वो नहीं हो पाएगी। तो इट विल नॉट बी गुड, भाई लॉन्ग रन में बच्चे के लिए ठीक नहीं रहेगा वो। बिल्कुल, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं इसमें मैं देखती हूँ कि हाई सोडियम अमाउंट होता है या फिर हाई शुगर भी अमाउंट होता है, तो ये बिल्कुल खाने में तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और बात की जाए कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, छोटा सा उनका पेट होता है, और वही भरने के लिए जो पेरेंट्स हैं उसको भरने पर ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें खानी चाहिए? और ये भी बात कर सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो कि बच्चों को मिलने चाहिए जब उनकी छोटी उम्र होती है या जब वो विकसित हो रहे होते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, जो न्यूट्रिएंट हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट हो गया।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि जैसे कि विटामिन्स जो आते हैं, मिनरल्स जो हैं, विटामिन्स में जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, और क्या है, फॉलिक एसिड हो गई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, वाटर जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर का अपना हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे को मिलने हैं, जैसे अब आपने जैसे सही कहा, बच्चे का स्टमक का साइज़ छोटा होता है, तो हमें जैसे अडल्ट जो हैं वो तो अपने एक फ़िक्स टाइम पे, कई लोग तो 2 ही बार खाना खाते हैं, कई लोग दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन जैसे मान लो 6 महीने तक का बच्चा है मान लीजिए, तो उसको तो हम कोई बच्चे का टाइम नहीं हमारा फिक्स होता, वो ऑन डिमांड होता है। जैसे 6 महीने तक का जो बच्चा है उसको हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए मदर को, उसको ऊपर से पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, कि मदर का जो मिल्क होता है वो 6 महीने के लिए इटसेल्फ इट इज़ ए कंप्लीट फूड। जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है, तो क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, बच्चे की लेंथ, वेट सब बढ़ रहा है, तो जो मदर्स मिल्क जो है वो इतना जो एनफ नहीं रहता है कि जो उसकी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो फिर हमें ऊपरी खाना देना पड़ता है, उसको हम वीनिंग फूड बोलते हैं। ऊपरी खाना वो होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मतलब अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपके परिवार में जो घर में जो खाना बन रहा है, जैसे रोटी है उसका चूरमा बना दिया, सब्जी बनाई कोई, तो उसमें मिर्च मसाले ना डाल के बहुत ज़्यादा शुरू में हमें बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस करना होता है। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे का टेस्ट नहीं डेवलप होता किसी भी एक पर्टिकुलर खाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने उसको सब्ज़ी खिलानी शुरू की, दाल का सूप शुरू किया, तो उस टाइम वो थोड़ा सा बच्चा एवर्जन दिखाता है, कई बच्चे नहीं दिखाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक बार मना किया तो फिर आपने उसको देना ही नहीं, आपने अपनी कोशिश करनी है, और बच्चे को दिन में कम से कम थोड़ा थोड़ा करके 7-8 बार बच्चे को, छोटे बच्चे को खास तौर से खाना खिलाना चाहिए, ऑन डिमांड खिलाना चाहिए। हमें एक एनर्जी डेंस फूड देना चाहिए बच्चे को, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए चूरमा हमने बनाया, तो उसमें देखो, अगर जो हमने रोटी बनाई उसमें अगर बेसन डाल दिया आपने, उसके अंदर गेहूं का आटा होगा, थोड़ा बाजरे का आटा भी अगर हम मिला देंगे, और उसमें जैसे पीस के अगर थोड़ा ड्राई फ्रूट मिला दें, उसमें मीठा भी डालेंगे, घी डालेंगे, तो वो अपने आप में एक एनर्जी डेंस फूड हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा अमाउंट जो होगा, जो हम उसको खिला रहे होंगे, तो उसी से ही उसका पेट भर जाएगा, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। तो बच्चों को हमें थोड़ा सा एनर्जी डेंस फूड देना चाहिए, उनके स्टमक के साइज़ को देखते हुए, ताकि वो सस्टेन कर सकें। और जैसे ही दोबारा बच्चा भूखा होता है, उसको दोबारा से दे दीजिए, दूध दीजिए, फल हैं, सब्जियां हैं, फलों में जैसे सबसे इजीली अवेलेबल फ्रूट्स जो हैं, जैसे केला होता है, केले का जैसे दूध में मिला के शेक बना के दे दीजिए बच्चे को। और क्या दे सकते हैं हम, सेब है, उसको काट के अगर बच्चा छिलके के साथ खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। छिलका अपने आप में एक फाइबर का रिच सोर्स होता है। फाइबर का अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, जैसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है कई बार, तो वो भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी बच्चों को ट्रेनिंग शुरू से ही दी जाती है, तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने फ्रूट्स की बात की, तो सीजनल फ्रूट्स सबसे बेस्ट होते हैं, जो प्रिजर्व नहीं होते हैं, मुझे लगता है वही लेने चाहिए। और खाने की बात कर रहे हैं तो रूरल एरियाज़ में मिड डे मील्स की बात करें तो जो बच्चे हैं उनको कई स्टेट्स में, बहुत कम ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर एग्स, अंडे भी मिलते हैं खाने को। तो आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके अगेंस्ट जाते हैं, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं कि अंडा नहीं मिलना चाहिए या वो अंडा नहीं खाएंगे। तो ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं अंडे के? ऐसा मानते हैं कि अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स कंटेंट होता है, तो ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव्स आप बता सकते हैं कि उतना ही प्रोटीन कंटेंट मिले और वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो? देखिए, उसके लिए तो जैसे दूध से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। दूध से हम पनीर बना सकते हैं, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का भी है। और उसके अलावा जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को अगर ठीक से प्रोसेस किया जाए तो सोयाबीन से भी पनीर बन सकता है।
तो वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत हैं, जैसे सोया के नगेट्स आते हैं सोयाबीन के, और जैसे मान लीजिए भूंगड़े हैं जिनके जैसे चना है, उसको भी अंकुरित करके अगर खाएं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो बहुत ये ही सोर्स हैं। जैसे इसके एग जो नहीं लेना चाहते हैं दे कैन टेक पल्सेस, जैसे दाल हो गया, पनीर हो गया, दूध, दही, चीज़ है, जैसे चीज़ भी अच्छा सोर्स है पनीर का, उसका प्रोटीन का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अगर हमने अभी तो खाने की बात की, अगर पीने की बात करें तो हम दूध पर आते हैं। तो दूध के लिए मैंने ऐसा बहुत सुना है, बहुत हेल्दी होता है, लेकिन आजकल मॉल्ट बेस्ड पाउडर्स बहुत आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा दावा करती हैं कि अगर आप दूध में मिला के इन पाउडर्स को पिएंगे तो ये एक सुपर फूड है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स इसी में ही पूरे हो जाते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि दूध जो है अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है। कंप्लीट फूड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी, जैसे प्रोटीन जो होता है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हम इस तरीके से देखते हैं कि उसमें कितनी एमिनो एसिड्स हैं। तो जो मिल्क में जो एमिनो एसिड्स होती हैं, कोई भी एमिनो एसिड ऐसी नहीं है जो उसमें ना हो, एसेंशियल एमिनो एसिड खास तौर से। तो माल्ट बेस्ड फूड का ये है कि जैसे माल्ट जो बनता है वो जर्मिनेशन से माल्ट बनाया जाता है, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए जैसे साबुत, जैसे दाल है, जैसे मूंग की दाल है, मूंग की दाल को अगर हम अंकुरित करते हैं, उसको अंकुरित करके जब हम उसको खाते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो माल्ट बेस्ड पाउडर्स हैं उनका मेन जो उनकी खासियत यही है कि दे आर इजीली डाइजेस्टिबल। बच्चे आराम से माल्टेड फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ माल्ट्स ऐसे होते हैं जो अमाइलेज एंजाइम होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो बच्चों के लिए, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों का, उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि अच्छे खाने का काम तो सब न्यूट्रिएंट्स पूरे करने का काम तो अच्छा खाना ही पूरा कर सकता है, और जो दूध, जो माल्टेड पाउडर्स होते हैं वो डाइजेशन का अच्छा काम करते हैं। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आजकल के बच्चों को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और घर पर कभी कभी बनाने का नहीं भी मन करता है। तो ऐसा देखा जाता है, तो बाहर घूमते फिरते भी अगर कभी दोस्तों से मिलना होता है तो वो खाना खाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये कितना ठीक है? आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि इस तरह इस चीज़ से, ओबेसिटी से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, मैंने जब हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था उस टाइम भी थोड़ा सा आपको बताया था मैंने कि ओवरवेट और ओबेसिटी ये अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ओवरवेट से ही शुरू होती हैं। ओवरवेट कब होना शुरू होते हैं? हम जब हमारा फूड इनटेक ज़्यादा है, एनर्जी इनटेक ज़्यादा है और हम खर्च कम कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होगी? हमारे शरीर में जमा हो जाएगी। जब कोई चीज़ जमा होती रहेगी, मान लीजिए फैट जमा होता रहेगा शरीर में, तो आपका वज़न बढ़ेगा। बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें फ़ैट जमा हो जाता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब सारे सेल्स फुल हो जाते हैं तो नए सेल बना लेती है बॉडी। फिर वो और भी ज़्यादा डेंजरस स्टेज शुरू हो जाती है ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एनर्जी डेफिसिट थोड़ा सा करना होता है। ये शुरू से ही आपको अपनी जो लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स जितना जल्दी इजीली अडॉप्ट आप कर लेंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपने हमेशा यही, जैसे कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते रहे हैं कि अगर 2 रोटी की भूख है तो आप 1 खाइए, 3 की भूख है तो 2 खाइए। वो उनका कहने वो इसीलिए, ताकि जो हम खा लें उसको हम आराम से डाइजेस्ट कर लें, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उससे कम ही लें, क्योंकि कम
ये मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो ऑलरेडी अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको तो पूरा ही लेना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही उनको दिया जाएगा ताकि उनकी जो नेगेटिव में है उनको हमें पॉजिटिव में लाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल अगर कोई बच्चा है तो उसको आपने बिल्कुल बैलेंस डाइट देनी है, ओबेसिटी से उसको बचाना है। मैदा वाली चीज़ें जो हैं, जंक फूड्स हैं, जो शुगर जिसमें ज़्यादा है, ख़ासतौर से जो सॉल्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लिमिटेशन में खानी चाहिए, शुगर भी, सॉल्ट भी, और जितने भी रिफाइंड फूड आइटम्स हैं। इसीलिए हमारी, जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है अब वो इस चीज़ पे एम्फेसिस दे रही है कि हमें अब मोटे अनाज की तरफ आना चाहिए। और जैसे ये आपके संज्ञान में भी होगा कि ईयर 2023 अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारा ये रहेगा कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन बच्चों में, ख़ास तौर से कि अपने खाने को थोड़ा सा जो है हेल्दी फूड की तरफ जाएं, मोटा अनाज खाएं, फल सब्जियां लें, दूध पिएं, पानी लें, एक्सरसाइज करें, नेचर के नज़दीक जाएं। नेचर मतलब किचन गार्डनिंग भी आप अपने घर में कर सकते हैं, जैसे थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पे आप कोई नींबू का पौधा लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, और सब्जियां भी जैसे बैंगन आप आराम से लगा सकते हैं। तो हमें नेचर की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। थोड़ा सनलाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। जैसे विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाती है। जितना हम इंडोर्स रहेंगे, जितना नेचर से दूर रहेंगे, या अगर कोई ये सोचता है कि भाई मुझे धूप लगनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी धूप लगनी बहुत ज़रूरी है शरीर को, कम से कम डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा सन एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो खाना बैलेंस्ड वे में खाना चाहिए, अच्छे से धूप में भी निकलना चाहिए, ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी। एक और चीज़, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो क्या खाना खाती हैं उस दौरान या फिर बाद में, उस पर बच्चे का जो विकास का जो एक डेवलपमेंट जिस तरह होती है वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो आप क्या बताएंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो? देखिए, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जैसे मान लीजिए उसने कंसीव किया, तो लेडी की जो हेल्थ होगी उस टाइम पे वो एकदम से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, ख़ास तौर से उन एडोलेसेंट गर्ल्स में, ये हमारी भी ड्यूटी है, हमारे टीचर्स की भी, कि हम एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट करें, जो चाइल्ड बियरिंग एज के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करें कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे आपने सुना होगा कि जो 1000 डेज़ का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 डेज़ में आता है कि 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अप टू द एज ऑफ 2 years ऑफ द इन्फेंट। तो जो 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जितनी अच्छी वेल नरिश्ड मदर होगी, उतना ही उसका जो प्रेगनेंसी का जो आउटकम होगा वो उतना ही अच्छा होगा। बेबी जो होगा उसकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट ठीक होगी, ब्रेन डेवलपमेंट ठीक होगी, जो जितनी भी एक इंटेलिजेंट बच्चा मेंटली, फिज़िकली, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर जो है उसकी जो डाइट, उसकी भी प्रेग्नेंट मैडम जो होंगी लेडीज़, उनकी डाइट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें प्रॉपर इंटेक ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स, विटामिन्स, मिनरल्स एडिक्वेट होना चाहिए। जो नॉर्मल लेडी जो है, जो जितना खा रही है उसके कंपैरिजन में प्रेग्नेंट लेडी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको अपने जो वेट गेन करना होता है प्रेगनेंसी में, 10 से 12 किलो वज़न बढ़ जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, और फीटस की ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर के थ्रू ही फीटस को मिलते हैं। तो मदर की डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ होना चाहिए। तो जैसे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर के पास भी विज़िट करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, जो जैसे टेटनस के इंजेक्शंस हैं वो लग जाने चाहिए। और अगर मान लीजिए डिज़ायरेबल वेट गेन नहीं हो रहा है तो वो जो क्या रीज़न है, वो डॉक्टर की हेल्प से उसको फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बच्चे की और मदर की हेल्थ जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा जो पैदा होगा वो भी स्वस्थ होगा,
और बच्चे के स्वास्थ्य को अगर हमने ठीक रखना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि पौष्टिक भोजन हो, बैलेंस्ड डाइट हो, जो उसकी बच्चे की उम्र है, जो उसके हिसाब से उसको खाना दिया जाए। तो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि बच्चों में न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह पूरी हो सकती है, और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला होगा कि बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें, और किन किन खानों से वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर वीनू का, आप आए हमारे शो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ हमारी ऑडियंस खुद भी स्वस्थ रहे और पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखे। धन्यवाद।